वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हमारे करंट अफेयर के विषय को जान लेते हैं। तो हमारे करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल, दूसरा टॉपिक है असम राइफल विवाद, तीसरा टॉपिक है हीरोम मैचिची और चौथा टॉपिक है ऑनलाइन गेमिंग एंड सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म। तो आज हम क्लास के अंदर इन चार विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग यह करंट अफेयर क्लास पसंद कर रहे होंगे और रोजाना नई नई चीज़ें आप सीख रहे होंगे और कहीं ना कहीं यह सभी चीज़ें आपकी आने वाली परीक्षाओं में मददगार सिद्ध होंगी। तो चलिए अब हमारे पहले टॉपिक को समझ लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल। दरअसल कल डीआरडीओ ने यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे भारत का है, इसका जो मुख्य काम है वह डिफेंस के क्षेत्र में विकास करना और उससे जुड़े हुए फैसले लेना है। तो डीआरडीओ के द्वारा कल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल प्रशिक्षण कर लिया गया है, जिसके लिए भारत में यह एक बहुत ही गर्व का लम्हा बना हुआ है, क्योंकि इससे भारत ने एक नए कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं। कहीं ना कहीं विभागों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इसके तहत लॉन्च की गई जो मिसाइल्स होंगी वह सभी कहीं ना कहीं ध्वनि से भी यानी कि आवाज से भी 6 गुना तेजी से गति करेंगी, अपनी मूवमेंट दिखाएंगी। तो सभी ने इसके लिए शुभकामनाएं दी है और भारत के लिए गर्व का पल यह बन गया है। वहीं साथ ही साथ अगर ये बात करें तो ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल को स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के तहत लॉन्च किया गया है। अब यह स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम क्या है यह समझ लेते हैं। दरअसल यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत स्वदेशी चीज़ों को निर्मित किया जा रहा है, नहीं स्वदेशी डिफेंस की चीज़ों को निर्मित किया जा रहा है, प्रक्षेपास्त्रों को, मिसाइल्स को निर्मित किया जा रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इससे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है और अब प्रशिक्षण सफल हो गया है। तो इससे आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ती है तो मिसाइल्स को भी बहुत अच्छे से लॉन्च किया जाएगा, जहां पर मिसाइल्स भी 6 इंटू स्पीड से यानी कि ध्वनि से 6 इंटू स्पीड से गति करने वाली हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक बन गया है। वहीं यह टॉपिक हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यह समझ लेते हैं कि इसका जो प्रशिक्षण हुआ वो कल कैसे हुआ और कहाँ से किया गया। तो कल यह हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का जो प्रशिक्षण है यह ओडिशा के बालासोर के पास डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप डीआरडीओ का एक आईटीआर है। आईटीआर यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ पर। तो वहाँ से इसका टेस्ट किया गया है और यह पूरी तरह से सफल रहा है। बस के बाद में इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दे दी गई थी। तो इसलिए इसके बारे में ये सभी चीज़ जानना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी था, जिसे हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप कि आपको भी यह टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ अपना जो हमारा रुख है अब अगले टॉपिक की ओर ले लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक असम राइफल विवाद है। यह विवाद काफी लंबे समय से भारतीय राजनीति में बना हुआ है और यह विवाद गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच है। तो फाइनली अब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्टेटमेंट जारी किया है कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों ही 12 हफ्ते के भीतर इसके ऊपर अपना फैसला ले लें। दरअसल विवाद क्या है यह समझ लेते हैं। तो असम राइफल्स को लेकर के विवाद बना हुआ है कि असम राइफल्स के जो अधिकार हैं वो दोनों ही विभागों में बटे हुए हैं, यानी कि इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स हैं वह सारी पावर्स तो गृह मंत्रालय में, लेकिन जो ऑपरेशनल इसके जो पावर्स हैं वो सारी रक्षा मंत्रालय के तहत आ जाती है। यानी कि इसका वेतन वगैरह निर्धारित करना ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है, लेकिन कहाँ पे किस किस की पदोन्नति होगी, कौन कौन सी नियुक्ति होगी वगैरह वगैरह ऐसी सभी चीज़ें हमारे देश के रक्षा मंत्रालय के द्वारा आती है। वहीं एक प्रकृति यह भी देखी गई है कि कहीं ना कहीं कि जो इसके जो उच्च पद हैं उन सभी उच्च पदों पर जो नियुक्तियां की जाती हैं वह सभी हमारे देश के रक्षा मंत्रालय के द्वारा की जाती है। तो कहीं ना कहीं विवाद बना हुआ है और हमारे देश का गृह मंत्रालय यह चाहता है कि असम राइफल्स को पूरी तरह से गृह मंत्रालय के तहत कर दिया जाए। तो लेकिन रक्षा मंत्रालय नहीं चाहता किस तरह से चीजें हो, तो इसीलिए दोनों के बीच विवाद बना हुआ है। वहीं गृह मंत्रालय का यह भी कहना है कि जो हमारे देश की सभी फोर्सेस हैं वह कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के तहत आती हैं, तो इसको भी इसीलिए गृह मंत्रालय के तहत कर दिया जाए। तो यह सारी बात थी। अब दरअसल हम यह समझ लेते हैं कि असम राइफल विवाद बना है, तो असम राइफल्स वास्तव में क्या है और विवाद का ये मुख्य बिंदु क्यों बना हुआ है। तो असम राइफल जो है, असम राइफल सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एक हिस्सा है और इसका जो मुख्य उद्देश्य था इसको बनाने का, इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर यानी कि असम के आसपास के क्षेत्र में शांति बनाए रखना था और साथ ही साथ कहीं ना कहीं यह फोर्सेज भारत और म्यांमार सीमा की रक्षा भी करती हैं, वहां पर भी इनकी तैनाती रहती है। तो इस जो असम राइफल्स है, असम राइफल्स एक सैन्य बल है, ये हम समझ चुके हैं। तो इसकी जो स्थापना थी यह 1835 में कछार लेवी के नाम से की गई थी। उस समय यह एकल सैन्य बल हुआ करता था।
तो उस समय इसकी शुरुआत कर दी गई थी, स्थापना हो गई थी। वहीं 1870 में इसके अंदर कुछ और बटालियंस को जोड़ दिया और कुछ और बटालियंस को जोड़ने के बाद इसका नाम असम सैन्य पुलिस बटालियन कर दिया गया था। वहीं धीरे धीरे इसकी जो इसमें जो महत्व था, इसकी जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा विकसित होती गई और यह भारतीय सेना के अंदर नई नई कीर्तिमान स्थापित करती गई और इसकी पराकाष्ठा बढ़ती गई। इसी प्रकार से जब हमारे देश में हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध है वो चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1917 में इसका नाम असम राइफल कर दिया गया, क्योंकि जैसा कि अब तक यह प्रकृति देखी गई थी कि भाई इसकी जो तैनाती रहती है वो असम के आसपास वाले क्षेत्र में रहती है और ज़्यादातर असम वाले हिस्से में ही रहती है वहीं, तो इसी वजह से इसका नाम असम राइफल्स कर दिया गया था। तो इसको लेकर के पूरा तरह से विवाद बना हुआ था। इस विवाद को सुलझाने के लिए अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 हफ्ते का समय दोनों ही विभागों को दे दिया है, दोनों मंत्रालयों को दे दिया है। वहीं कहीं ना कहीं जो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट है उसने यह स्टेटमेंट दे दिया है कि आप आपस में समझौता कर लें कि आप इसे बनाए रखना चाहते हैं, यानी कि दोनों डिपार्टमेंट में जो डिवीजन है इसकी पावर्स को लेकर के आप उसको बनाए रखना चाहते हैं या किसी एक डिपार्टमेंट में सौंप देना चाहते हैं, यह फैसला आप स्वेच्छा से ले लीजिए। तो साथ ही साथ जो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट है इसने इसके सभी सचिवालयों, सभी सचिवों और जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उन सभी से ये बात कह दी गई है। तो अब 12 हफ्तों के बाद इसकी अगली स्टेटमेंट आएगी, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बात थी वह सभी ज़रूरी बातें हमने आज की हमारे क्लास में समझ ली है। तो मुझे यह उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी लंबे समय से वक्त बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब यह संभावनाएं बनी हुई हैं कि यह विवाद अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और जो दोनों मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय हैं उसके बीच अब यह नहीं रहेगा। तो यह इससे जुड़ी हुई सारी बात थी। अगली बात हम हमारे समझ लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हिशेम मैचिची। तो हिशेम मैचिची दरअसल क्या है? हिशेम मैचिची को हाल ही में संसद के सदस्यों ने मिलजुल के देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। यह किस देश की घटना है? दरअसल यह सभी घटना ट्यूनीशिया में हुई है। ट्यूनीशिया एक छोटा सा द्वीप देश है, तो वहाँ के जो सभी सांसद थे, वहाँ के सांसदों ने मिलकर के अब यह फैसला लिया है कि हिशेम मैचिची को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। वहीं जिस दल ने यह प्रस्ताव पेश किया था उस दल के अंदर 7 महिलाएं थी, वहीं एक व्यक्ति और था जो नेत्रहीन था। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से 8 लोगों ने किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। वहीं अगर हम ट्यूनीशिया की राजनीति की बात करें तो ट्यूनीशिया की राजनीति के अंदर बहुत सारे बदलाव हाल ही में देखे गए हैं और उन्हीं बदलावों की वजह से यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से अस्थिर बनी हुई है। दरअसल सन 2011 में वहाँ पर क्रांति हुई थी। इस क्रांति की वजह से ही वहाँ पर अब लोकतांत्रिक सरकार कहीं ना कहीं बनानी शुरू की गई थी। वहाँ जनता के मन की इस तरह की सरकारें बनने लग गई थी, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं आ रही थी। तो स्थिरता नहीं आने की वजह से लगातार सरकारें गिर रही थी। अब जो हिशेम मैचिची वहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा वहाँ की 9वीं सरकार बन गई है इस सब की वजह से। तो हिशेम मैचिची ने वहाँ की 9वीं सरकार की कमान अब संभाल ली है। तो यह बात थी ट्यूनीशिया को लेकर के और हिशेम मैचिची को लेकर के, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री बना दिया गया है। वहीं अगली बात कर लेते हैं। हमारी अगली बात है ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म की। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं हमारे भारत के साउथ में एक रीजन है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा हाल ही में यह घोषणा कर दी गई है कि वहां पर ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो बहुत सारे युवा हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर गेम्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं और मनी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि मनी इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वहाँ की जो सरकार है उसने क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है कि जो पोकर और रम्मी जैसी गेमें चल रही हैं जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कराती हैं, तो इनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति इन गेम्स को खेलता हुआ पाया गया तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 6 महीने की सजा दी जाएगी, यानी कि 6 महीने तक कारावास की सजा उसको सुना दी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था अब आंध्र प्रदेश सरकार ने कर दी है। वहीं साथ ही साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने एक यह भी बताया है कि इस काम को अंजाम देने के लिए वह आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 के अंदर संशोधन करेंगे और संशोधन के बाद इसको उसमें शामिल कर लिया जाएगा और शामिल करने के बाद उससे जुड़े हुए सभी विभिन्न प्रावधान भी उसमें जोड़ दिए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए मददगार होने की संभावना इसके लिए बनाई गई है। तो आई होप कि आपको ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कहीं ना कहीं डाउट है तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट कीजिए और आपके जवाब जो भी होंगे उससे जुड़े हुए सभी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारियाँ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही लर्निंग वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।